Hello everyone, welcome back to the channel Commerce with Aroma. We are back again with another video of macroeconomics where we'll be discussing the chapter, the very most important chapter of your syllabus, government budget. यहाँ से directly questions obviously बनने वाले हैं, आप sure रहना, क्योंकि गवर्नमेंट बजट एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बेसिक है, yet पीपल लाइक टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर, यानी एनटीए और जो भी कॉम्पिटिटिव बॉडीज होती हैं हमेशा इस चैप्टर को प्रेफर करती हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये बहुत इजी सा चैप्टर है। एक ही वीडियो में विल ट्राई नहीं, एक ही वीडियो में हमारा टारगेट है कि इस सेशन को करेंगे कंप्लीट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम विथ आवर रिचुअल, छोटा सा रिचुअल क्यूट सी स्माइल के साथ। ओके, ये पॉजिटिविटी हमेशा मेंटेन रखनी है फाइनल मोमेंट तक, ठीक है। ऑल्सो ये सारी पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेगी, ये सारे अपडेट्स कहाँ मिलते हैं और आप मुझसे डायरेक्टली कहाँ बात कर सकते हो, द माई वे कॉमर्स टेलीग्राम चैनल पे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलो मैम, आपने बहुत प्रमोशन कर लिया, अब पढ़ा दो, आ जाओ पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट आपको पता है कौन, वो जो आपकी इकोनॉमी को चलाता है। जैसे हमारे घर में होते हैं ना हमारे बड़े, वो घर चलाते हैं, वैसे हमारी इकोनॉमी को कौन चलाती है, आपकी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, अच्छा एक बात बताओ, हम इतने छोटे से होके छोटी छोटी फैमिलीज में रहते हैं, हम कुछ तो प्लानिंग करते हैं, कुछ पैसे को किस तरह से यूज करना है, कैसे एलोकेट करना है, ये सारी चीजें माइंड में रखते हैं ना। तो यहाँ तो बड़ी सी इकोनॉमी की बात हो रही है। इकोनॉमी के लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ती होगी। यस मैम, इकोनॉमी में कैसे पैसा आना चाहिए, कैसे पैसा जाना चाहिए, कहाँ पैसे लगने चाहिए, कहाँ से पैसे आने चाहिए, किस तरीके से, किस रेशियो में, एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें तो सोचनी पड़ती होंगी ना। ये सारी चीज़ें आप किस फॉर्म में सोचते हो आपको पता है? कुछ नहीं, बस गवर्नमेंट बजट के फॉर्म में। आप सबको पता है, कॉमर्स स्टूडेंट को डेफिनेटली पता होगा और जो स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उन्हें भी पता है कि बजट यूजुअली क्या होता है। बजट क्या है, हम एक एस्टिमेशन बना लेते हैं कि अच्छा भैया हमें अपनी शादी करानी है, शादी में मेरे 10 करोड़ रुपए लगेंगे। 10 करोड़, इतनी महंगी शादी, एस्टिमेट है, हमने एस्टिमेट बना ले। अब देखो ऐसे भी एस्टिमेट्स नहीं बनाते, अपने बाउंड्री के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट भी अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से आगे ले जाना है, किस तरीके से भला भी करना है, प्रॉफिट भी कमानी है और स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, कुछ एस्टिमेट्स हमेशा बना के रखती है। और एस्टिमेट्स किन चीज़ों की आप बनाते हो? अच्छा हाँ भैया इतने पैसे हमें मिल जाएंगे, ठीक है, यानी वो पैसे जो आपको रिसीव होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? रिसिप्ट्स। उन्हें आप रेसिप्ट्स बोलते हो। जो पैसा आपको रिसीव हुआ वो रेसिप्ट्स, ठीक है। और जो पैसा आपको लगाने हैं, जो आपको खर्च करने हैं अपनी शादी में, वो क्या होते हैं? आपकी एक्सपेंडिचर है ना। तो इन्हीं दोनों के एस्टिमेट्स जब गवर्नमेंट पहले ही से ही बना लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बजट। यानी जब गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी की वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना चाहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत बूस्ट करना चाहती है, प्रोडक्शन एंड ऑल दैट थिंग सबको बहुत ही अच्छे तरीके से रखना चाहती है, और ये सोच के चलती है कि भाई जो भी होना है, जो भी होगा, हमें एक प्री हैंड इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस प्री हैंड इन्फॉर्मेशन को ही हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं, ठीक है। बजट क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी डिटेल्ड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज ऑफ एक्शन फॉर द गिवन फिजिकल ईयर के बारे में बताता है। बजट एक काइंड ऑफ प्लान है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्लान है जो फ्यूचर में आप करने वाले हो। लेकिन कैसा प्लान है? क्वांटिटेटिव प्लान है। क्वांटिटेटिव यानी यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल डेटा के साथ आप प्ले करते हो। और कैसे न्यूमेरिकल डेटा होते हैं? सिर्फ RNE याद रखना है। कितने गवर्नमेंट खर्चे करने वाली है, कितने गवर्नमेंट रेवेन्यू अपने पास जनरेट करेगी। अब देखो भाई, कोई भी आपके लिए भला करेगा तो उसकी भी तो कुछ रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना होता है कि भाई कितना हमें पैसा रिसीव हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम खर्चों के लिए सोचेंगे कि अच्छा हमें 10 रुपए तो बहुत छोटे हो गए, मान लो 10,000 करोड़ रुपए रिसीव हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी से, ठीक है, 10,000 करोड़ हमें इकोनॉमी से रिसीव हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम 10,000 करोड़ एक्सपेंडिचर करेंगे, या 10,000 करें, 8,000 करें, जो भी, वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग काइंड ऑफ सिचुएशंस होती हैं जो हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप आपको गवर्नमेंट बजट क्या होता है ये अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप नहीं भूलने वाले, है ना। तो देखो, गवर्नमेंट बजट की मीनिंग की बात करें तो क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट है। क्या ये हर महीने हर दिन न्यूज़पेपर जैसा आता है? बिल्कुल नहीं, एनुअल स्टेटमेंट है, साल में एक बार आता है। कब आता है आप सबको पता है? 1 फेब। हर साल 1 फेब को यूनियन बजट आपका आता है। यूनियन यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट प्लान करती है, एस्टिमेट्स बनाती है, वो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर करंटली आपकी निर्मला सीतारमन है, तो वो फीमेल है, कोई भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही आपके इकोनॉमी का गवर्नमेंट बजट जो भी आपने एस्टिमेट्स बनाए हैं वो प्रेजेंट करेंगे। कब? 1 फेब को। ऑल्सो ये किसके परमिशन के बाद ही होता है? प्रेसिडेंट। वैसे तो प्रेसिडेंट आपकी कंट्री का जब चाहे
तब कह सकता है कि भाई इस दिन आज बजट आपको निकालना पड़ेगा। तो ये प्रेसिडेंट ने ही डिसाइड किया है कि 1 फेब को आपका क्या होना है, गवर्नमेंट बजट डिक्लेयर होना है। सबको आपको बताना है इकोनॉमी की किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है। और ये भी जो भी आप बजट बनाते हो उनको प्रॉपरली किससे आपको कंफर्म कराना है, क्लैरिफिकेशन सारी सब कुछ क्लियर होनी चाहिए पार्लियामेंट से। ठीक है, ये बातें क्लियर हैं, समझ में आ रही है, बेसिक सी बातें। और यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है फिजिकल ईयर। तो आप फिजिकल ईयर क्या समझते हो, अकाउंटिंग ईयर जो आपका होता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वाला ईयर फिजिकल ईयर होता है, इसी को हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, वो सारे एस्टिमेट्स हमारी गवर्नमेंट की जो उन्हें रिसीव होंगे फ्यूचर में, और जो एक्सपेंडिचर उन्होंने सोचा है कि वो एक फिजिकल ईयर में करने वाले हैं। क्लियर है? इससे क्या आपको पता चलता है कि इकोनॉमी में पिछले सालों में कैसा काम होता आया है और आगे आपकी गवर्नमेंट ने कैसे प्लान किया है चीज़ों को। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गवर्नमेंट बजट की। बजट हर लेवल पे प्रिपेयर होता है, हमारे लेवल पे होता है, हमें भी पॉकेट मनी मिलती है, हम बजट्स प्लान करते हैं। तो भाई गवर्नमेंट इतने 3 टियर पे काम कर रही है, तो 3 टियर यानी हर लेवल, आपकी सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट सारे लोग बजट बनाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ यूनियन बजट ही पढ़ना है। यूनियन यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी एस्टिमेटेड बातें हैं, यानी आपने एस्टिमेट लगाया है, एक अनुमान लगा के आपने सारी चीज़ों को प्लान आउट किया है। ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअल बजट है। कभी आपने अगर बजट स्पीच सुनी हो तो वहाँ पे दोनों डेटाज प्रेजेंट किए जाते हैं और दोनों ही डेटाज आपको बजट में मिलते हैं, जो पीडीएफ्स मिलती हैं आपको यूनियन गवर्नमेंट से। एक्चुअली कितना बजट होना था, एक्चुअली कितना बजट हुआ पिछले साल का, और कितना हमने प्लान किया था, ये दोनों ही चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन जब हम बजट की बात करें तो बजट हम फ्यूचर का जब बनाते हैं ऑटोमेटिकली वो हमने एस्टिमेट बनाया है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कितने खर्चे होंगे, कितने रिसिप्ट्स आएंगी। एक एस्टिमेशन है जो हम लगाते हैं। और आई होप ये चीज़ आपको याद हो गई होगी, मैम ने रटा दिया कि एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक है, ये प्लान जो हमने की होती है, हमने नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने। इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है ऑन सच अ डे, जो कि आपका प्रेसिडेंट डायरेक्ट करता है। ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजन में कई बार पूछ लेता है। माई कन्वेंशन, फाइनेंस मिनिस्टर, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं एनुअल बजट को ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ फेब ईच ईयर। ठीक है, ये अप्रूव्ड होना चाहिए, ये वही आपको मैंने बोला ना कि पार्लियामेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। जो भी आप बजट प्रेजेंट करोगे इम्प्लीमेंटेशन के पहले ये अप्रूव होती है पार्लियामेंट से, उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंटेशन उस पर काम करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बजट में क्या क्या बातें होती हैं, पिछले साल की कैसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही आपकी गवर्नमेंट की, और इस साल या आपकी जो कमिंग फिजिकल ईयर है उसके लिए आपने क्या क्या प्लान्स बनाए हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देखो बहुत सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपको रीएलोकेट करना है रिसोर्सेज रीएलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्सेज इस तरह से चैनलाइज करने हैं सो दैट आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। देखो यहाँ पे हम दोनों फैक्टर्स को लेते हैं, एक इकोनॉमिक मोटिव और सोशल मोटिव, क्योंकि आपकी इकॉनमी कैसी है, मिक्स्ड इकॉनमी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमें भला ही भला करना है, या हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमें प्रॉफिट कमाना है। तो हमें इस तरीके से रिसोर्सेज को फिर से एलोकेट करना होता है हर साल हर बार, सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी हमारा बना रहे, अचीव होता रहे, और सोशल पब्लिक वेलफेयर भी लोगों का होता रहे। तो ये दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज के थ्रू, या तो डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स कंसेशंस और सब्सिडी का मतलब ये है, आपको पता है जो आपकी छोटे छोटे फर्म्स है जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें कुछ सब्सिडीज मिलती है, टैक्स कंसेशंस मिलते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो बहुत ही वीकर सेक्शन के हैं उनको कुछ बेसिक फूड आइटम्स पे भी, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़े हैं इंडियन इकॉनमी में, वहाँ पे कुछ कंसेशंस और सब्सिडीज मिलती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपको इनकरेज करवानी है इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे खूब सारा क्या कर दो, टैक्स कंसेशन यानी टैक्स हॉलीडे, सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट दे दो कि आपसे हम कम टैक्सेस लेंगे, आप यहाँ पे काम कर सकते हो। उससे क्या है, वो एक्टिविटी आपकी प्रमोट होगी, यानी रिसोर्सेज आपने एलोकेट कर दिया टैक्सेस के थ्रू किसी दूसरे काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट में। और कुछ जगह आप पेनाल्टीज भी ठोकते हो। अब पेनाल्टीज नहीं, इट इज काइंड ऑफ हाई टैक्सेस। ठीक है, हाई टैक्सेस मांगते हो, बोलते हो अच्छा तुम्हें लीकर बनानी है, चलो लीकर बना लो, लेकिन तुमसे हमको खूब सारा टैक्स चाहिए, है ना। तो ये वाली चीजें भी हैं कि जहां पे गवर्नमेंट को चाहिए कि रिसोर्सेज एलोकेट हो, वहां पे वो टैक्स कंसेशन देगी। जहां पे वो चाहती है कि वहां का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो, वहां पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे वो हैवी टैक्सेस को इम्पोज करती है। ठीक है, देखो गवर्नमेंट डिस्करेज करती है प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स। सबसे पहले आपका लीकर एंड सिगरेट्स, फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन ये कैसे इन्हें डिस्करेज करती है और रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है, वहाँ पे हैवी टैक्सेस इम्पोज करती है और इनकरेज करती है भाई खादी प्रोडक्ट्स यूज करो। खादी प्रोडक्ट्स को इनकरेज करेगी, और कैसे इनकरेज होंगे लोग, आपको हम सब्सिडी देते हैं, आप खादी प्रोडक्ट्स यूज करो,
है ना। तो इस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट करती है। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखो कई बार ना जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमी में हो रही हैं वो आपकी पब्लिक सेक्टर भी करती है। तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाती हैं, आपकी गवर्नमेंट की पब्लिक एंटरप्राइजेस भी बनाती हैं, जिन्हें हम पब्लिक गुड्स भी कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे बहुत लेमैन में या बहुत बेसिक की बात करें तो वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पार्क, नेशनल डिफेंस, ये कौन करता है? पार्क वार्क आपके प्राइवेट वाले यूजुअली नहीं बनाते। जितने भी पार्क्स आप आस पास देखते हो आपकी गवर्नमेंट की होती है ना। तो ये कुछ पब्लिक गुड्स हैं। पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जिनको आप या हम बिना पे किए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक गुड्स को कोई भी यूज कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंडेशन। यहाँ पे एक बार आप डेफिनेशन भी देख लो, पब्लिक गुड्स क्या होती है। वो गुड्स, दोज गुड्स आर, कोई भी गुड्स और सर्विसेज जिसे कलेक्टिवली कंज्यूम किया जाता है। कंज्यूम मतलब खाया नहीं, यूज किया जाता है, कोई भी यूज कर सकता है, किसी को भी इसमें से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अच्छा तुम कौन हो, चलो तुम निकलो बाहर, ये नहीं कर सकते आप। पार्क का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पार्क में कोई भी आ जाए, एक बुजुर्ग, एक बच्चा, एक डॉगी, एनी वन ऑफ दी कह लो स्पेसी कैन कम, कोई भी स्पेशी आ सकती है, काम कर सकती है, ठीक है। तो इट इज नॉट काम एज ए नहीं, इंजॉय कर सकती है, रिलैक्स हो सकती है। तो इसी तरह पब्लिक गुड्स होते हैं जो आपकी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एंड वन पर्सनस कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी टू अदर्स। अब एक ने पार्क 1 घंटे, अगर एक बंदा 1 घंटे पार्क में बैठ गया तो क्या उस पार्क की वैल्यू खत्म हो जाएगी? नहीं ना। तो पब्लिक गुड्स की वैल्यू आप खत्म नहीं कर सकते इवन इफ यू आर यूजिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरस, यहाँ पे कोई राइवलरी नहीं है कि भाई तुमने पैसे दिए तुम ही यूज करोगे, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए प्रेजेंट है, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है पब्लिक गुड्स को यूज करने के लिए। पब्लिक पार्क, सब पब्लिक पार्क की बेनिफिट्स अवेल करते हैं। सेकेंड, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। इन्हें एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं आओगे, तुम आ सकते हो, तुम नहीं आओगे। एवरीवन इज अलाउड, सब अलाउड है, सारे लोगों को परमिशन है कि आप बेनिफिट्स एंजॉय करो इन पब्लिक गुड्स की, ठीक है। इसीलिए हम इसे नॉन एक्सक्लूडेबल कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल है फी कलेक्ट करना। देखो सारे पब्लिक गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते। पार्क तो ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ पार्क, जैसे आप कश्मीर जाओगे या वहाँ अलग अलग पार्क होते हैं कहीं भी, तो वहां पे कुछ मिनिमल चार्जेस होते हैं। अब लेकिन गवर्नमेंट वाले को हम क्यों देंगे, है ना। हम कहते हैं हम नहीं देंगे तुम्हें फीस, जाओ सरकार जो करना है कर लो। तो ये प्रॉब्लम्स भी थोड़ी सी आती है यहाँ पे। पब्लिक गुड्स के साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम भी आती है क्योंकि यहाँ पे फीस कलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं। और ये जो लोग हैं ना जो बिना फी के इधर उधर घूमते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्री राइडर्स, वेले हैं ये लोग, ठीक है। सेकेंड बात करो प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्राइवेटली कंज्यूम किया जाता है। जिसने पे किया उसे वो गुड मिलेगा, जिसने पे नहीं किया उसे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल चॉकलेट अगर किसने खरीदा है, चॉकलेट अगर वैष्णवी ने खरीदा है तो वैष्णवी को ही चॉकलेट मिलेगा, निकिता को नहीं, है ना। क्योंकि निकिता ने जब पैसे पे किए नहीं तो उसे चॉकलेट भी नहीं। कुछ बेसिक सी बातें थी। देखो पहला ऑब्जेक्टिव रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ये जो रिडक्शन है ना इनइक्वालिटीज की, वो भी बहुत जरूरी है इकोनॉमी में। थ्रू गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट ट्राई करती है कि ये जो रिचर सेक्शन है और पुअर सेक्शन है और इनका जो गैप है जो इंक्रीज होता जा रहा है वो डिमिनिश हो, वो कम हो। क्यों? और इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है। जैसे देखो प्रोग्रेसिव, आपका एक टैक्सेशन सिस्टम है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जहाँ पे जिसकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा पैसे, ज्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी कम इनकम है वो काइंड ऑफ, वैसे प्रोग्रेसिव नहीं, बहुत अलग अलग। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज मत होना। लेकिन बहुत तरीके हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज, इनकम और वेल्थ की रिड्यूस करना चाहती है। वैसे यहाँ पे आपको आगे दिख ही जाएगा। गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच। रिच लोगों से ज्यादा टैक्सेस मांगेगी और वेलफेयर पर्पज के लिए गरीबों पे ज्यादा खर्च करेगी। ऑटोमेटिकली आपकी इनइक्वालिटीज कम हो जाएगी। जैसे आपने पढ़ा है कि जो एलपीजी गैसेज हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू बहुत सस्ते दामों पे सब्सिडाइज रेट पे एलपीजी कनेक्शंस मिलते हैं। ऐसे ही बहुत सारी जो आपको स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं, वो कैसे की जाती हैं? गवर्नमेंट की तो वेल्थ है ना, और ये गवर्नमेंट वेल्थ क्यों यूज करते हो? गवर्नमेंट ऐसे खर्च क्यों करती है? क्योंकि जब ऐसे गवर्नमेंट खर्च करेगी तभी जाके ये इनइक्वालिटीज खत्म होंगी। आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक है। तीसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब देखो हमें ये नहीं चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस हमेशा चलती रहे, हमें ये चीज एब्सेंट चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये चीज होनी चाहिए, इसी को हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्यों आ सकती है? क्योंकि भाई अगर मनी सप्लाई आपने इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, अब मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी, लोगों के पास खूब सारा पैसा चला गया, पैसा जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेंगे, चीजें महंगी होती जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन को भी रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को इस तरह से यूज करती है सो दैट, और आपको पता है क्या करती है? मुझे इसका आंसर सब लोग बोलो, जहां भी बैठे हो मोबाइल लैपटॉप
पेन टैब, टैबलेट, कुछ भी लेके बैठे हो, पेन टैब नहीं। इन्फ्लेशन जब होती है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है? क्या करती है? हाँ, इंक्रीज या डिक्रीज? वेरी गुड, डिक्रीज करती है। मैंने एज्यूम कर लिया कि आपने बोला है, ठीक है, ये मत सोचना कि मैम पागल है, मुझे पता है आपने बोला होगा रिड्यूस या डिक्रीज। तो इन्फ्लेशन जब इंक्रीज होती है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो गवर्नमेंट इस एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी, ऐसे सब्सिडीज और टैक्स कंसेशंस नहीं प्रोवाइड करेगी, लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली गई है वो नीचे हो जाएगी एंड सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। ये तो मनी सप्लाई इंक्रीज वाले केस में। लेकिन जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, डिफ्लेशन की कंडीशन चल रही है, तो गवर्नमेंट खूब सारा अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, खर्च करती है आप लोगों पे, खूब हम सब पे, आप लोगों पे नहीं, हम सब पे अलग अलग वे में टैक्स कंसेशन सब्सिडीज देती है, सो दैट सबके पास कुछ ना कुछ पैसे आ जाए और वो कुछ भी कंज्यूम करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, गुड्स एंड सर्विसेज की भी मतलब ओवरऑल आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, ठीक है। और एक चीज और देखो, बजट में ना दो कंडीशंस हैं, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। डेफिसिट नाम से ही आपको क्लियर है, किसी चीज की कमी। किस चीज की कमी? आपकी रेवेन्यू की कमी। डेफिसिट बजट एक ऐसा प्लान है जहां पे आपकी रेवेन्यू कम होती है आपके एक्सपेंसेस से, यानी आपकी एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से। तो डेफिसिट बजट आप कब यूज करोगे? जब आप एक्सपेंडिचर ज्यादा करोगे और रेवेन्यू आपकी कम है, यानी आपको एक्सपेंडिचर अपनी बढ़ानी पड़ रही है, तो वो कौन सी कंडीशन में करोगे? जाहिर सी बात है, डिफ्लेशन वाली कंडीशन में करोगे। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन वाली कंडीशन में कोई किसी के पास उतने पैसे नहीं है या आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, जिस वजह से गवर्नमेंट को आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा सो दैट लोग डिमांड करें, तभी जाके आपकी एग्रीगेट डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज होगी। वही बात करें सरप्लस बजट की, तो सरप्लस मतलब कोई भी चीज एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा क्या होगी? रेवेन्यू। यानी जब आपकी रेवेन्यू या आपकी रिसिप्ट्स, रेवेन्यू मत लो यहाँ पे, रिसिप्ट्स समझ लो। रिसिप्ट्स यानी जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा रिसीव हो रहा है वो ज्यादा होगी आपके एक्सपेंडिचर से, यानी उसने अपनी एक्सपेंडिचर कम रखी है। क्यों? क्योंकि वो उसने ये सोचा है, गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि वो खर्च कम करेगी, तब जाके लोग थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट थोड़ी सी जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में वियर्ड हो गई है, आपकी एग्रीगेट डिमांड खूब ज्यादा चली गई है, वो कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशनरी जो गैप है वो कम होगा, तभी जाके आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। तो ये सरप्लस बजट कब यूज करती है? जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। याद रखना मेरी बातें, सरप्लस बजट कब यूज करते हो? जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। और डेफिसिट बजट कब यूज करोगे? जब आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, कुछ बहुत सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं, आपको पता है, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सारी कौन सी नेचुरल मोनोपोलीज हैं, ये ऑटोमेटिकली मोनोपोली में काम कर रही हैं। लेकिन ये मोनोपोली, जो रियल मोनोपोली होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मोनोपोली का मतलब किसी के हाथ में सिंगल पावर है, और जिसके हाथ में सिंगल पावर होता है वो गलत या मिस यूज करता है ना। लेकिन जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, अगर उनके हाथ में नेचुरल मोनोपोली आती है तो वो सस्ते दामों पे ही सामान बेचते हैं। रेलवे टिकट्स उतनी महंगी नहीं होती है ना, पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज का खर्च है, लेकिन उतने महंगे नहीं है। तो ये जो नेचुरल मोनोपोली है, यहाँ पे एक बात याद रखना, गुड्स एंड सर्विसेज आप देते तो हो, लेकिन लोअर देन दैट ऑफ मेनी कॉम्पिटिटिव फर्म्स। यहाँ पे नेचुरल मोनोपोली के कंडीशन में सस्ते दामों पे आप बेच रहे हो। तो इन लोगों को मैनेज करने का काम भी कैसे चलेगा? जब गवर्नमेंट के अपनी रेवेन्यू और रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की अच्छी प्लानिंग की हो। इकोनॉमिक ग्रोथ, जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप अपनी इकोनॉमी की प्लानिंग करते हो, इकोनॉमी प्लानिंग करने का मेजर आपका जो बेस है वो बजट है। आपने जिस तरीके से अपने खर्चे, अपने रिसिप्ट्स को मैनेज किया है, उसी अकॉर्डिंग आपकी जीडीपी आप सेट कर पाओगे। जितनी ज़्यादा जीडीपी यानी उतनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आपने इकोनॉमी में प्रोड्यूस की है। जितनी ज़्यादा इकोनॉमी में प्रोड्यूस की है गुड्स एंड सर्विसेज, उतनी ज़्यादा लोगों के पास चॉइसेस है सामान खरीदने की। जितनी ज़्यादा चॉइसेस उतनी ज़्यादा इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक से ग्राउंड लेवल से लिंक्ड होती हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपको टैक्स रिबेट्स और अदर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है तो आपकी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैबिट है वो इंक्रीज होती है। अगर गवर्नमेंट आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करती है और आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए एक बेस सेट करती है, तो ऑटोमेटिकली वही है ना, इकोनॉमी की ग्रोथ ना गवर्नमेंट के बेस से स्टार्ट होती है। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे या टैक्स इंसेंटिव्स दे, टैक्स बेनिफिट दे, तो आप ईमानदार की तरह काम करोगे। ईमानदार की तरह काम करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है काम करने की, तो ऑटोमेटिकली काम अच्छा होगा। काम अच्छा होगा तो वैल्यू जो आपकी आउटपुट की है वो भी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा होगी तो जीडीपी भी ज़्यादा होगी। लेकिन अब भाई खूब सारा खर्चा ही सरकार से कराओगे तो उनके पास भी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब उनकी रेवेन्यू उतनी जनरेट नहीं हो पा रही है, उतना रिसिप्ट, उतना पैसा वो कमा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने बोला इकोनॉमी ग्रो करानी है मैम, खूब सारा खर्चा कराओ सरकार से, तो ये भी तो नहीं चलेगा। क्योंकि
ऐसे तो फिर वो भी ट्रैप में फंस जाएंगे कि अरे बाप रे, हमने इकोनॉमी के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया लेकिन पैसे तो हमारे आए नहीं, रेवेन्यू रेसिप्ट तो उतनी जनरेट हुई नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो इन सब का ध्यान रखते हुए चलना होता है। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, देखो रीजनल मतलब अलग अलग रीजन में जो डिस्पैरिटीज है ना, महाराष्ट्र एकदम ग्रोथ पे है, बिहार में कुछ चीजें ग्रो नहीं है, उत्तर प्रदेश में ग्रोथ नहीं है, दिल्ली एकदम ग्रोथ है। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करती है, बहुत उन्हें भी खर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो SEZs आपने सुना है, स्पेशली इकोनॉमिक जोन्स। तो वहाँ जो ये जोन्स हैं बेसिकली ये है कि अगर आप यहाँ पे इन एरियाज में प्रोडक्शन करते हो या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो आपको टैक्स हॉलीडेज, बहुत सारी टैक्स बेनिफिट्स मिलती हैं, टैक्स कम देना पड़ता है, 5 सालों तक तो शायद टैक्स देना भी नहीं पड़ता है। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये गवर्नमेंट आपको दे तो रही है, तो लेकिन वो एक्सपेंडिचर ही तो कर रही है। लेकिन एक्सपेंडिचर क्यों कर रही है? क्योंकि आपकी जो रीजनल डिस्पैरिटीज है इकोनॉमी में वो बहुत कम करनी है। सही बात है ना। अब भाई आप हिमाचल चले जाओ, हिमाचल नहीं लेह लद्दाख के पास चले जाओ, आज तो फिर भी आपको चीज़ें बेटर मिल रही हैं, पहले तो बहुत ही अलग कंडीशंस हुआ करती थी, है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भाई सरकार का काम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगी तब कहाँ से चलेगा आपका इकोनॉमी? एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी तो कहाँ से इनकम जनरेट होगी? इनकम जनरेट नहीं होगी तो फिर कहाँ ADS तक आप पहुँच गए। ठीक है, ये कुछ स्कीम्स है, मनरेगा, SH, ये सारे आप मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मनरेगा तो सबको याद होगा, इन दोनों का कमेंट सेक्शन में मुझे नाम बता देना। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो देखो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक है रेवेन्यू बजट, एक है कैपिटल बजट। यानी आप बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब होता है आर नहीं, आर से स्टार्ट होता है। रेवेन्यू मतलब रेकरिंग, यानी जो चीज रिपीट होती है। ऐसे हम अकाउंटेंसी में याद करते हैं ना, रेवेन्यू बजट यानी वो बजट। अच्छा, आपको ये पता है कि बजट में कौन से 2 कंपोनेंट होते हैं? मुझे बता दो। हाँ मैम, बजट में तो हम 2 चीज़ों को देखते हैं, एक वो जो हमें रिसीव होता है जिसे हम रिसिप्ट कहते हैं, वेरी गुड। एक वो जो गवर्नमेंट अपनी पैसे को स्पेंड करेगी, स्पेंड यानी खर्च करेगी, यानी एक्सपेंडिचर। यानी किसी भी बजट में 2 कंपोनेंट्स तो होते ही हैं। यानी कौन कौन से? एक तो रिसिप्ट्स, वेरी गुड, एक तो एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। तो मैम ये रेवेन्यू बजट में क्या होगा? रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे एंड रेवेन्यू, एक सेकेंड, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगी। यानी वो खर्चे और वो रिसिप्ट्स जो आपके रेकरिंग नेचर में होते हैं, रिपीट मोड में चल रहे हैं, जो आकर करते रहते हैं, उसे आप बोलते हो क्या? रेवेन्यू बजट। इसका और इंटेंस डेफिनेशन भी है, उसे भी समझना बहुत जरूरी है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड, ये भी एस्टिमेटेड ही होगा क्योंकि बजट है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। अब बात करें कैपिटल बजट की, तो बजट मैम क्या होता है? एक तो रिसिप्ट की बात करते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड जुड़ गया है कैपिटल। कैपिटल मैम यानी कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी असेट्स में कुछ फर्क तो आ रहा होगा, अभी पढ़ेंगे उसे। तो कैपिटल बजट क्या होता है? वो जो काइंड ऑफ रिपीट नेचर के नहीं होते, बहुत कम, आप उसे बहुत यूजुअली ये चीज़ अगर होती है, रिपीट नेचर की नहीं है, नॉन रिकरिंग है। तो वो जो आप एस्टिमेट करते हो रेसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग नेचर की नहीं है, उन्हें आप क्या कहते हो? कैपिटल बजट के कंपोनेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड कैपिटल रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आ जाओ इधर, अब हम बजट रिसिप्ट्स यानी हम रिसिप्ट बजट को पढ़ने जा रहे हैं। अब रिसिप्ट बजट में भी हमने क्या पढ़ा है? अब यहाँ रिसिप्ट्स पढ़ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अब यहाँ पे ना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी बात इधर देखो, बजट में क्या होते हैं? एक रिसिप्ट होते हैं, एक एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, एक्स नहीं भाई, एक्सपेंडिचर। तो अभी हम यहाँ पे ये वाला पार्ट कर रहे हैं, रिसिप्ट वाला, यानी जो हमें पैसा, यानी गवर्नमेंट को जो रिसीव होगा, ये तो गवर्नमेंट स्पेंड करती है और ये वाले जो है रिसीव होते हैं। तो बजट में कौन कौन से पैसे रिसीव होते हैं यहाँ पे अब आप इस तरह पढ़ रहे हो, क्लियर है? वेरी गुड। चलो, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन से होते हैं? जो देखो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, लेकिन हम चार्ट नहीं, अभी हम यहाँ समझेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ये देख लो, बस हो गया आपका काम। ठीक है, ये देख लो, हो गया आपका काम। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट्स हैं जो ना ही आपकी लायबिलिटी बनाती हैं, ना ही आपकी असेट में रिडक्शन करती हैं। मैम ये क्या लिखा हुआ है? सिंपल यही है कि रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट को पैसा तो रिसीव जरूर हो रहा होगा, लेकिन इस तरीके से रिसीव हो रहा होगा कि ना ही आपकी लायबिलिटी, आपकी ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस,
आपको गवर्नमेंट से टैक्सेस मिलते हैं ना, सरकार से आपको टैक्सेस मिलते हैं, लेकिन क्या उन टैक्सेस के रिटर्न में आपको कोई लायबिलिटी है, कोई सिर दर्द है गवर्नमेंट का जो दोबारा से आपको कुछ रीपे करना पड़ेगा? क्या ये टैक्सेस आप दोबारा से रीपे करते हो? गवर्नमेंट हमको रीपे करती है हमारे पेड टैक्सेस? नहीं ना। तो वो रिसिप्ट्स जहां पे आपकी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, यानी नो लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, और ना ही आपकी रिडक्शन होगी असेट्स में, यानी नो असेट्स रिडक्शन, आपकी असेट भी कम नहीं होगी। देखो कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते कि भाई हमारे पास जो भी असेट है उसको बेच के पैसा रिसीव कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग बेच दिया और वो बिल्डिंग से आपके पास पैसे आ गए, अब पैसे आए तो भाई रिसिप्ट हो गए, लेकिन वो पैसे क्या रेकरिंग नेचर के? क्या बार बार घर बेच के पैसे आते होंगे? नहीं। और एक बात और है, क्या आपकी असेट खत्म हो गई? यस मैम, मेरी असेट तो खत्म हो गई, हमने बिल्डिंग बेच दिया, मेरे पास तो असेट नहीं है, इसी वजह से वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो वो रिसिप्ट्स जो आपके, या वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जो आपकी ना ही लायबिलिटी क्रिएट करती हैं और ना ही आपके असेट्स में कोई भी रिडक्शन होता है। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप कहते हो कि या रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। देखो यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, रिसिप्ट मस्ट नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो भी टैक्सेस लिवाई करती है गवर्नमेंट, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि दोबारा से आपको उन टैक्सेस को पे नहीं करना पड़ता है, आपका सिरदर्द नहीं है, गवर्नमेंट का सिरदर्द नहीं है कि उस पैसे को वापस से पे करना है। लेकिन अगर सरकार ने कुछ बोरो किया है, अब नाम ही है बोरो, उधार लिया है, तो भाई जो चीज आपने उधार ली है, भले ही आपके पास पैसा हुआ है, देखो जब हम पैसा उधार लेते हैं ना, तो पैसा तो हमें रिसीव जरूर होता है, रिसीव तो हो गया, रिसिप्ट तो हो गया मेरे लिए पैसे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो पैसे मेरे हो गए, आपको वापस रिटर्न नहीं करने होंगे ना? यानी आपकी लायबिलिटी तो क्रिएट हो गई, यानी सिर दर्द तो हो गया कि अरे भाई पैसे बोरो किए, पे करना पड़ेगा। तो क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट होंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने टैक्सेस सरकार लोगों से लिए हैं, तो वो टैक्सेस सिरदर्द नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा से रिपे नहीं करना है। अब यहाँ पे एक बात और मैं बोल देती हूँ, ये जो आप मैं बोल रही हूँ, आपका मतलब होगा गवर्नमेंट। ठीक है, अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, रिसिप्ट मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन द एसेट, आपकी असेट वैल्यू डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ सेल अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट की कोई भी एंटरप्राइज फर्म को बेचा है, उससे पैसा आया है, तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी उससे असेट कम हो गई। ठीक है, असेट कम नहीं होनी चाहिए। तो दो सोर्सेज हैं आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट के, कौन कौन से? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स तो डायरेक्ट है, वो चीजें, वो पैसा जो आप गवर्नमेंट लोगों से क्रिएट करती है, लोगों से रिसीव करती है, उसे हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन टैक्स के अलावा भी और तरीके हैं जहां से पैसे रिसीव करती है गवर्नमेंट, और भी तरीके हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। इसीलिए हमने दो पार्ट्स किया। तो टैक्स रेवेन्यू क्या है? वो सम टोटल फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने जो भी टैक्सेस आप पे इम्पोज किए हैं, जो भी ड्यूटीज, जो भी टैक्सेस, ड्यूटीज, कोटाज, एनीथिंग जो भी आपने इम्पोज किया है, आप यानी गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है ऑन द पीपल, और गवर्नमेंट ने रिसीव किया है, वो आपकी टैक्स रेवेन्यू होती है। क्या ये यूनिलैटरल है, वन साइडेड है? बिल्कुल। हम टैक्सेस, अब हम कह रही हूँ मैं, ठीक है, हम एज एन इंडिविजुअल सरकार को टैक्सेस पे करते हैं, लेकिन सरकार हमें वापस से टैक्स तो पे नहीं करेगी। और क्या ये कंपलसरी होता है? बिल्कुल कंपलसरी होता है। अगर आपने नहीं की तो फिर टैक्स की चोरी करोगे तो सजा मिलेगी। तो टैक्स क्या है? पहली बात, एक कंपलसरी पेमेंट है, कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता। दूसरा, टैक्स रिसिप्ट्स गवर्नमेंट किसके लिए यूज करती है? लोगों के लिए यूज करती है, कॉमन बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, टैक्स पेयर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भाई हमने तुम्हें टैक्स दिया है, मेरे लिए भला करो। नहीं, ये कॉमन सोसाइटी के लिए कर सकती है, आपके लिए इंडिविजुअली आपसे जस्ट बिकॉज टैक्स लिया है तो आपका इंडिविजुअली भला नहीं करेगी। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और टैक्स रेवेन्यू क्या है? आपका मेन सोर्स है ऑफ रेगुलर रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये रेगुलर रिसिप्ट्स है आपकी, क्योंकि हर बार आपको बार टैक्सेस पे करना होता है, हर छोटी सी चीज पे टैक्स आप पे करते हो। अब बात करें टैक्स की, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। अब ये चीज आपको पता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होती हैं जो आपकी इनकम या प्रॉपर्टी पे लगाई जाती है, यानी अगर आपका घर है तो आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये घर अमान का है तो अमान को ही टैक्सेस पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये घर अमान का है और इसने रेंट दे दिया हिमांशु को, तो अमान बोलेगा कि हिमांशु भाई आप मेरे घर पे रहते हो, चलो आप टैक्स पे कर दो। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो जिसका ओनर है, जो जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने पैसे कमाए हैं, जिसका इनकम है, उसी इंडिविजुअल और कंपनीज को ही टैक्सेस पे करना पड़ेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे लायबिलिटी टू पे और एक्चुअल बर्डन यानी इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पे आएगा। ये बंदा अपना इम्पैक्ट, अपना सिर दर्द दूसरे पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, लायबिलिटी, जो आपकी लायबिलिटी सर पे बोझ आया पे करने का, जिसे हम इम्पैक्ट कहते हैं, और इंसिडेंस यानी जिसने एक्चुअली पे करा है, जो एक्चुअल बर्डन बियर कर रहा है, वो दोनों ही पर्सन यहाँ पे एक है, इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है,
और आपकी ये इनकम लेवल परचेजिंग पावर पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है, क्योंकि भैया 1 लाख कमाए थे, 1 लाख पे चलो इनकम जनरेट हुई, 1 लाख पे 10% टैक्स पे कर दिया, यानी आपके पास कितना बचा, 90,000। तो 90,000 अगर आपके पास पैसा बचा तो आपकी परचेजिंग पावर 10,000 से कम हो गई, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। अब ये नहीं है, वेल्थ टैक्स अब नहीं लगाया जाता है, बस यहाँ पे एग्जाम्पल के वे में लिखा हुआ है। और डायरेक्ट टैक्स सिस्टम अलग अलग तरीके से होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, आगे जाके थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वो टैक्सेस जिनको शिफ्ट किया जा सकता है, कैन बी शिफ्टेड, जिसे आप शिफ्ट कर सकते हो टू अनदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, और ये एक्चुअल में क्या होता है, ये फाइनल कंज्यूमर जो लास्ट में बंदा गुड्स को यूज कर रहा है उस पर ये इम्पोज किया जाता है, ठीक है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस हैं, वैसे जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, आपको मैंने बताया था। रेदर देन द पर्सन ऑन हुम द टैक्स इज लेवाइड, तो क्या यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो इम्पैक्ट है, जो सिर दर्द है आपकी फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है और उसका एक कंज्यूमर है, सेलर ने सामान बेचा तो यहाँ पे सेलर को टैक्स पे करना चाहिए था, लेकिन सेलर क्या करेगा कि अच्छा मेरे ऊपर आपने टैक्स पे किया, मेरे ऊपर आपने सिर्फ इम्पैक्ट लगाया है कि मैं टैक्स पे करूं, मैंने कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दूंगा कि सुनो भाई तुम्हें चावल लेना है, चलो चावल वाला पैकेट ले लो, उस पर 18% जीएसटी है, चलो जीएसटी भी पे कर दो, यानी 100 रुपए का चावल 118 रुपए में वो पे करता है। तो वो जो एक्स्ट्रा 18 रुपए थे वो क्या सेलर ने अपने एंड से पे किए? नहीं, कंज्यूमर ने पे किए। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस हैं जो फाइनल जो यूजर है गुड्स एंड सर्विसेज का वो ही पे करेगा, यानी यहाँ पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो एक्चुअली पैसा पे कर रहा है और जिसका एक्चुअल में लायबिलिटी थी, जिसकी एक्चुअल में सिरदर्द थी, वो दो अलग इंसान हो सकते हैं, दो अलग पर्सन्स हो सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हो कि बर्डन कैन बी शिफ्टेड, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जीएसटी, बेसिक कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, वैट। अब ये सारी चीजें हटा के वैसे वन नेशन वन टैक्स सिस्टम हम फॉलो करते हैं, वो कौन सा होता है? जीएसटी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप अवॉइड कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब हम चोरी कर सकते हैं? ऐसा नहीं है भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस अवॉइड करने हैं, ठीक है। महंगे कपड़े मत लो, महंगे कपड़े नहीं लोगे तो उस पर टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे, है ना, सिंपल है। अगर आपको टैक्सेस पे नहीं करने तो वो सामान ही मत खरीदो, और वो सामान खरीदो जिसपे टैक्सेस नहीं पे करने हैं। फॉर एग्जांपल खादी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो तो सरकार आपसे इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं मांगती है, लेकिन कोई नॉर्मली प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो भाई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट वाले। तो अगर आपको अवॉइड करना है ना टैक्स, तो चोरी नहीं कर सकते आप सामान मत खरीदो, ठीक है। अब कैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स क्लासिफाई करें, तो आपको पता है डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? जहां पे बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बना लो सिर्फ एक पर्सन, यहाँ पे यही रहेगा एंड तक, और यहाँ पे बहुत सारा आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी फाइनल जो कंज्यूमर है, वो ही फाइनल वाला जो कंज्यूमर है जिसने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया है, उसे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी बर्डन शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन हैव अ लुक, यहाँ पे देखो छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है, छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है, और आइटम्स को कैटेगराइज किया गया। कॉर्पोरेशन टैक्स कैसा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। आईडी क्या होता है भाई? हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स। ये कौन सा है? डायरेक्ट है। ये कौन सा है? डायरेक्ट। कैपिटल गेन टैक्स, वैसे मैं आपको बता दूं क्या होता है कैपिटल गेन्स, फायदा। कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म में कई सालों में एक बार होने वाला फायदा। आपके पास खूब सारा सोना था, सोना बेच के आपने पैसे कमा लिए, तो क्या उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है? बिल्कुल टैक्स पे करना पड़ता है। उन टैक्सेस को आप क्या कहते हो? कैपिटल गेन टैक्सेस। तो ये कौन से होते हैं? डायरेक्ट, क्योंकि आपका सोना था, आपने बेचा था। ऐसा नहीं है कि सोना किसी को दे दिया फिर वो आपका बेच रहा है एंड ऑल दैट। नो नो नो, सोना आपका था, आपने पैसे कमाए, चलो टैक्स निकालो, ठीक है। फिर बात करेंगे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की। अभी तक हम कौन से पढ़ रहे थे? टैक्स रेवेन्यू। क्या ये दोनों ही रेवेन्यू रिसिप्ट्स थे? यस मैम, क्योंकि यहाँ पे ना ही मेरे नीदर आपकी लाइबिलिटीज, आपकी ना कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही थी, ना ही नॉर आपकी कोई एसेट्स फॉल कर रही थी, एसेट्स रिड्यूस हो रही थी। ये बात तो क्लियर है। लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स का दूसरा पार्ट है, जो कि सरकार को पैसा रिसीव होता है लेकिन टैक्सेस के थ्रू नहीं। कुछ अलग तरीके हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से बिना टैक्स लिए भी गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट। अब सरकार ने कोई भी लोन दिया है, ठीक है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या प्राइवेट फर्म को, किसी पब्लिक को भी अगर कोई भी लोन आपने दिया है, सरकार लोन देती है, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो वो जो इंटरेस्ट का पैसा रिसीव हुआ वो कैसा है? टैक्स के फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन पैसा तो रिसीव हुआ। पैसा रिसीव हुआ यानी रिसिप्ट हुआ, और कैसा रिसिप्ट हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि इससे ना ही आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, सिरदर्द तो है नहीं कि इंटरेस्ट वापस से पे करना है, ना ही ये एसेट है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी एसेट यहाँ पे कम हो रही है। एसेट कम हो रही है क्या? ये तो कोई एसेट ही नहीं है, तो रेवेन्यू इनकम है जो आ रही है। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, कहीं आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेज है, बिजनेस कर रही है, बहुत सारी पब्लिक फर्म्स है जो काम
करती है, उससे जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट हम किसी को देंगे थोड़ी, और वो आपकी एसेट को डिक्रीज कर रही है? नहीं भाई, नहीं, कुछ भी नहीं है। यानी प्रॉफिट्स आपका क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। डिविडेंड्स जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उससे भी आपके जो डिविडेंड्स रिसीव हुए हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू। फीस, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फीस मतलब ये है कि सरकार से आपने कोई भी सेवा ली है ना, तो सरकार कहती है चलो चार्ज निकालो, उसी चार्ज को आप कहते हो फीस। यानी जब आप कोई भी सर्विस गवर्नमेंट से लेते हो और गवर्नमेंट को कुछ पैसे पे करते हो, उसी को हम कहते हैं फीस। अब यहाँ पे फीस और टैक्सेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टैक्सेस सरकार सबसे लेती है, टैक्स देना कंपलसरी है, लेकिन फीस देना कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि फीस वही देगा जिसको सर्विस चाहिए, ठीक है। कोर्ट फीस, अब कोर्ट फीस हम सब देते हैं क्या? नहीं। जिसको कोर्ट कचहरी में काम कराना है, भाई जाओ काम कराओ, कोर्ट की फीस दे दो। तो ऐसे टाइप की चीजें फीस होती है। और यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आपसे पैसा लिया जा रहा है और डायरेक्टली आपको ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन टैक्सेस में ये चीज नहीं होता है। आई होप टैक्स और फीस का डिफरेंस आपको क्लियर है। लाइसेंस फी क्या है? किसी भी चीज को परमिशन ग्रांट आप करते हो ना, गवर्नमेंट आपको परमिशन ग्रांट करती है कि चलो भाई ठीक है 4 तल्ले की बिल्डिंग बना लो एंड ऑल दैट। जो भी आपको परमिशन फी पे करती है या परमिशन आपको देती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए कुछ फी चार्ज करती है, उस फी को लाइसेंस फी कहते हो। तो इसके थ्रू भी गवर्नमेंट के पास पैसा रिसीव होता है। फिर हम बात करें फाइन एंड पेनाल्टी की। फाइन एंड पेनाल्टी क्या है? वो फाइन्स एंड पेनाल्टीज जो गवर्नमेंट आप पे, जो लॉ ब्रेकर्स हैं, जो रूल ब्रेकर्स हैं, लॉ ब्रेकर्स हैं, रूल तोड़ते हैं, उन पर जो पेनाल्टी ठोकती है, उससे भी पैसा सरकार को आया। तो वो पैसा भी क्या होता है? आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। एस्चीट्स, देखो ये वर्ड नया है। एस्चीट्स मतलब ऐसा, बस बहुत बेसिक सी बात है। एस्चीट्स का ये है कि मान लो मिस्टर एक्स थे, ठीक है, मिस्टर एक्स का एक बंगला था और इन्होंने ना किसी के नाम नहीं किया था ये बंगला, और इनकी डेथ हो गई, तो ये बंगला किसका हुआ? इन्होंने किसी के नाम तो किया नहीं, ये हो गया गवर्नमेंट के। तो ऐसे, अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे बंगले की बात नहीं करते हैं, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी क्लेम था, मान लो इन्होंने क्लेम किया था, इनका इंश्योरेंस क्लेम था, और इन्होंने कोई नॉमिनी नहीं रखा, अभी इनकी डेथ हो गई, अब इनका जो इंश्योरेंस का पैसा था किसी को नहीं मिलेगा, तो किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को। तो ऐसा पैसा क्या है? गवर्नमेंट के लिए एस्चीट्स हो जाता है। वो सारे क्लेम्स जो गवर्नमेंट की होती है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और अ विल। किसी ने, वो मिस्टर एक्स ने किसी को नहीं बोला था कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी या मेरा इंश्योरेंस क्लेम इन लोगों को दे देना, किसी को नहीं नाम आपने मेंशन किया है, मिस्टर एक्स ने किसी का नाम मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स गवर्नमेंट आपका पैसा ले लेगी। तो पैसा तो गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है ना, और इकोनॉमी में सिर्फ एक तो नहीं रह रहे, 133 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो ऐसे कई बार उनको इनकम रिसीव होती है, पैसे रिसीव होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्चीट्स। फिर बात करेंगे गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। बहुत सारे गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आपको मिलते हैं, गवर्नमेंट को मिलती रहती है, कहीं इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स जो भी असिस्टेंस मिल रही है वो भी आप इंक्लूड करते हो यहाँ पे, ठीक है। ये फिक्स्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको गिफ्ट मिलेगी, कभी कभार मिल गया तो मिल गया, बट इसे आप नॉन टैक्स रेवेन्यू में ही कंसिडर करते हो। जैसे वॉर फ्लड के टाइम पे फोर्ट फीचर्स जब्त कर लिया, अगर आपने पेनाल्टीज इंपोज की है कोर्ट्स पे और कोर्ट्स ने कोई सही काम नहीं किया या ये कोई भी कंप्लायंस नहीं हुई है ऑर्डर की, तो कोर्ट्स आप पे क्या करती हैं? पेनाल्टी ठोकती हैं। तो उन्हीं पेनाल्टीज को आप फोर्ट फीचर भी कहते हो, आपको पता है फोर्ट फीचर वर्ड का मतलब। फिर बात करें स्पेशल असिस्टेंस की, तो कई बार आपकी गवर्नमेंट को कई असिस्टेंस मिलती है बाहर की आपकी ऑर्गेनाइजेशन से या सबसे मिलती है, ठीक है। इट रिफर्स टू द पेमेंट मेड बाय ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू इज अप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, जो मैंने आपको अभी बोला वो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स है। स्पेशल असिस्टेंस का मतलब ये है ना कि कई बार अगर गवर्नमेंट के किसी मूव की वजह से किसी पर्सन का भला हो गया ना, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के पास ही आपने मेट्रो स्टेशन बना दिया और बिल्डिंग की वैल्यू खूब सारी बढ़ गई, तो पता है गवर्नमेंट क्या कहती? अच्छा हमारी वजह से तुम्हारे घर की वैल्यू बढ़ गई, चलो लाओ अप्रिसिएशन टैक्स दो, चलो जल्दी से टैक्स निकालो। तो ये सारी जो टैक्सेस हैं वो भी कौन से? स्पेशल असेसमेंट है, स्पेशली आपने असेस किया था और उससे आपको पैसा मिल गया। हाँ देखो यहाँ स्पेशल असेसमेंट है और स्पेशल असिस्टेंस है, सपोर्ट है, वो किधर आएगा? आपका गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स में, ठीक है। तो ये सारा एक्सपेंडिचर जो आप देते हो वो भी जो खर्चा आप, ये ह्यूमन था, ये मान लो मिस्टर वाई थे और मिस्टर वाई का घर मेट्रो स्टेशन के पास आ गया, तो मिस्टर वाई से जो भी उनके अप्रिसिएशन या उनकी फायदे के लिए गवर्नमेंट ने पैसा चार्ज किया, वो भी उनके लिए क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यू कैन हैव अ लुक, बहुत बेसिक सी बात है, डिफरेंस आप पढ़ सकते हो। फिर हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट्स की, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कैपिटल रिसिप्ट्स की। कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से रिसिप्ट्स होते हैं? जो कि अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सीन चेंज है, या तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट करते हैं या तो आपका असेट रिड्यूस करते हैं। मतलब वहां पे कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। वहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के केस में क्या था? ना ही नीदर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, ना ही आपकी लायबिलिटी बढ़ रही थी, नॉर आपकी असेट्स
आपकी असेट्स कम हो रही थी। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स के टाइम में यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन रहे। कैपिटल रिसिप्ट्स के टाइम में ना आप क्या कर रहे हो, ये सच में यहाँ पे इधर या तो आपकी लायबिलिटी, हाँ, या तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या आपकी असेट्स कम हो जाएगी। यानी उस पर्टिकुलर केस में, आरआर वाली केस में, आरआर वहां नहीं चले जाना आलिया भट्ट के पास, आरआर वाली केस में आपकी ना लायबिलिटी में कोई चेंज आ रहा है ना आपकी एसेट्स में कोई चेंज आ रहा है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में दोनों में से अगर किसी एक में भी चेंज आता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है। यानी वो रिसिप्ट्स या जो आपकी लायबिलिटी क्रिएट करती है, यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है या आपकी असेट्स में रिडक्शन आ जाती है, उसे आप क्या बोलते हो, कैपिटल रिसिप्ट्स। ये नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, नॉन रूटीन के हैं, यानी बार बार नहीं होते, यूजुअली कई कबार किसी एक टाइम में हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, रेसिप्ट मस्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये एक लायबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए, यानी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उधार, बोरोइंग, अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया तो भले ही आपके पास पैसा रिसीव हो गया, खुश हो जाओ, अरे पैसा आ गया, 10 करोड़ का लोन मिल गया, लेकिन वो लोन आपने ले तो लिया है, लेकिन उस लोन को रीपे करना पड़ेगा, आपका सिरदर्द बन गया, यानी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, लेकिन आपने टैक्स किसी से लिया है तो वो आपका सिरदर्द नहीं है, क्योंकि वो तो आपका है, तो वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द रिसिप्ट में कॉज अ डिक्रीज इन द एसेट। या तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर दे या तो आपकी एसेट कम कर दे। एसेट कम कैसे होगी, पैसे चाहिए, कोई बात नहीं, अपनी जमीन बेच दो, कुछ भी बेच दो, पब्लिक एंटरप्राइज बेच दो, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। यानी जब आपने कोई अपना असेट बेच के पैसे रिसीव किया है, वो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स, जिससे आपकी असेट तो रिड्यूस हो गई ना, खत्म हो गई ना असेट। यस मैम। तो क्या क्या सोर्सेज है, देखो यहाँ पे आपके पास बोरोइंग्स है, आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए। भाई आपका खर्चा, आपने बोला मैम मेरा 1000 रुपये का खर्चा हो रहा है, 1000 रुपये उधार दे दो ना, तो आपने क्या किया, मुझसे उधार ले लिया। तो अब ये 1000 रुपये आपके पास रिसीव तो हो गए, यानी आपका कैपिटल रिसीव तो हो गया, लेकिन आपकी 1000 की लायबिलिटी भी हो गई कि मैम आपको हमें ये वापस करना है, आप हमें फ्री में थोड़ी दोगे, आप तो वापस मांगोगे ना। हाँ भाई बिल्कुल मांगूंगी। तो ये कौन सा हो गया, कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, अब कहाँ से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, पब्लिक से, जनता से भी पैसे बोरो कर सकती है, आरबीआई से भी करती है। और आरबीआई से कैसे बोरो करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू। ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट से भी, या तो यूएसए, इंग्लैंड, कहीं से भी लोन ले सकती है। इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके ब्रेटन वुड्स ट्विन्स हैं, जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उनसे भी उधार ले सकती है। ये सारे कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, क्योंकि आपके सिरदर्द हैं आपकी गवर्नमेंट के लिए। रिकवरी ऑफ लोन की बात करें तो रिकवरी ऑफ लोन भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है, यानी आपने किसी को लोन दिया था और वो लोन आपको वापस रिसीव हो गया। अब यार जरा बात समझना, 1000 रुपये, ये ए है, ये बी है। ए ने ना बी को 1000 रुपये लोन दिए थे। ठीक है, अब ये लोन जो दिए थे हमारे ए के लिए क्या बन गया, ये असेट बन गया। अरे भाई 1000 रुपये का बैकअप है हमारे पास, बी को दिया है ना, जब बी देगा वापस तो मेरे पास पैसे आएंगे ना। और बी ने आपको पैसा 1000 वापस से पे कर दिया, यानी आपकी असेट तो कम हो गई। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, या तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए या तो आपका एसेट कम हो जाए। तो ये आपका 1000 एसेट ही था ना, जिसकी वजह जो आपका कम हो गया। क्यों, क्योंकि 1000 आपने लोन दिखाया था अपने एसेट साइड में कि लोन गिवन, लोन टेकन नहीं, लोन गिवन टू बी, लेकिन बी से पैसा रिसीव हो गया, यानी आपका असेट 1000 का कम हो गया और आपका 1000 आपने पैसा रिसीव किया, इस वजह से ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। कुछ अदर रिसिप्ट्स भी हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता है, जब पब्लिक एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं उनमें से आप अपने जो एंटरप्राइजेज हैं उनको प्राइवेट को सेल करते हो तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आपने जो एंटरप्राइजेज थी, आपकी जो पब्लिक फर्म्स थी, उनको प्राइवेट को सेंड नहीं, सेल किया, बेचा, तो वो जो बेचा आपने वो ऐसा फ्री में तो बेचा नहीं है, उसके लिए तो कुछ पैसा चार्ज किया होगा, पैसा मांगा ही होगा। तो जो ये पैसा आपको रिसीव हुआ वो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी एसेट कम होने की वजह से आपको पैसा रिसीव हुआ है। ठीक है, स्मॉल सेविंग्स, अब कुछ छोटी छोटी सेविंग्स हैं जो आपने फंड्स रेज फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, यानी जो आपने पब्लिक से पैसा रेज किया है वो भी आपकी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स। छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, जैसे लोगों ने अपने पैसे जमा कराए, फिर वो पैसा सरकार का ही तो है, सरकार के पास वो पैसा रिसीव हुआ, लेकिन सिर दर्द तो है कि वो पैसा तो पे करना पड़ेगा वापस, पब्लिक का पैसा है, देना पड़ेगा। तो ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। क्लियर है? अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, कैपिटल रिसिप्ट को हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। वो कौन से 2 तरीके हैं, बहुत बेसिक सा है, डरना नहीं है। ठीक है, डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट मतलब आपको पता है उधार, यानी आपका सिर दर्द क्रिएट होगा, यानी वो कैपिटल रिसिप्ट्स जो आपका सिर दर्द क्रिएट करते हैं, यानी आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज करते हैं, यानी आपको वो पैसा वापस से रीपे करना पड़ेगा,
उसे हम क्या कहते हैं, डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बोरोइंग है, उधार, ठीक है, उधार। सेकंड क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी वो पैसा जो आपको रिसीव हुआ है लेकिन उसके लिए आपको ना सिर दर्द नहीं है कि भाई दोबारा से पे करना पड़ेगा, उधार नहीं लिया है। उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट। वही सारी चीजें थी, दो तरीके से आप डिफाइन कर देते हो। रिकवरी ऑफ लोन क्यों, क्योंकि आपने किसी को पैसा दिया था, वो पैसा आपको रिसीव हो गया। वैसा थोड़ी है कि ए ने पैसा बी को दिया, बी ने वापस कर दिया तो फिर ए वापस से बी को पैसा देगा, ये चेन तो नहीं चलेगी, क्योंकि उधार का पैसा तो है नहीं हमारा। डिसइन्वेस्टमेंट, आपने किसी को अपना यूनिट्स बेच दिए, अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सेल आउट कर दिए, तो वो सेल आउट जो किया उससे जो पैसा रिसीव हुआ वो उधार का पैसा तो है नहीं, इसीलिए वो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल्स में, कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएगा। अब रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट यू कैन रीड। अब देखो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ में जाके इसे एक बार गो थ्रू कर लेना। एक बात और, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको पता है ना, द माई वे कॉमर्स टेलीग्राम चैनल। वेरी गुड। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, देखो बजट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अभी तक किसकी बात कर रहे थे, रेवेन्यू की। अब हम किसकी बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की, यानी जब आपकी गवर्नमेंट आपका खर्चा करती है, मतलब आपकी गवर्नमेंट स्पेंड करती है पैसा, आपकी नहीं, हम सबकी जो गवर्नमेंट है वो पैसा स्पेंड करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। क्या वो भी दो टाइप के हैं, यस मैम, रेवेन्यू, कैपिटल। अब आओ जरा इसको पढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर कॉजेज रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ना ही कोई असेट क्रिएट कर रही है, ठीक है, ना ही कोई असेट, एक सेकेंड, ओके आ जाओ। देखो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है, ना ही वो आपकी एसेट क्रिएट कर रही है और ना ही आपकी रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी क्या आपका असेट इंक्रीज हो रहा है, नहीं। क्या आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, नहीं। वहां पे चीजें अलग थी, यहाँ पे चीजें अलग है, आपको समझ में आ रहा है। हम जब रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ रहे थे वहां पे क्या था, हमें पैसा रिसीव हो रहा है लेकिन उस पैसे से ना मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है और ना ही मेरी असेट रिड्यूस हो रही है। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है, ऐसी जगह आपने पैसा खर्च किया है, ना ही आपने कोई असेट खरीदा है और ना ही कहीं आपने उधार लिया, उधार की ना ही कोई उधार वाला सीन है, ठीक है, ना ही कोई लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, ठीक है। क्लियर है, देखो अभी और क्लियर हो जाएगा। ये रेकरिंग इन नेचर है, रेवेन्यू नाम से ही क्लियर है। इट इज इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रोविजंस फॉर वेरियस सर्विसेज। ये जो गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे डिफेंस, पेंशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें, हेल्थ सर्विसेज, ये सब तो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए ना, गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा पैसा, ये खर्च करना पड़ेगा, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, ना ही वो आपकी असेट क्रिएट करेंगे और ना ही आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अभी देखो यहाँ इस पॉइंट में, द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट क्रिएट एन असेट ऑफ द गवर्नमेंट। आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो असेट नहीं बनानी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, आपके पास 1 लाख रुपए थे, अब 1 लाख रुपए में आपने चॉकलेट्स खा लिए, ठीक है, चॉकलेट खा लिया, आपकी लायबिलिटी कम हुई। अब देखो बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे माइंड में आया, 1 लाख रुपए आपको कहीं से मिल गए, ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पास थे और 10,000 का आपने उधार रखा था, यानी आपका 10,000 किसी से आपने लोन लिया था और ये 1 लाख रुपए आपके पास थे। तो आपने 1 लाख रुपए में ना, आपके पास कई ऑप्शन थे, या तो आप असेट खरीद लेते, iPhone 13 Pro खरीद लेते, या तो चॉकलेट खरीद के गर्लफ्रेंड को दे देते। तो आपने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट पसंद है, हम खूब सारा चॉकलेट खरीदेंगे। अब आपने ये जो चॉकलेट खरीदा है, इस चॉकलेट से क्या आपकी असेट क्रिएट हुई है? चॉकलेट तो खा जाओगे, खत्म हो जाएगा, इससे असेट तो क्रिएट नहीं हुई। हाँ मैम। और ना ही आपने जो लायबिलिटी 10,000 की जो उधार लिए थे, जो पहले चॉकलेट गिफ्ट करने थे उसके लिए जो उधार लिए, क्या वो आपने रीपे किया है? नहीं। तो ये जो आपने चॉकलेट लेने का डिसीजन था ना, वो क्या है? आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी आपने पैसे को इस तरीके से खर्च किया है जिसकी वजह से ना ही आपका कोई असेट बढ़ा है, एसेट में इन्वेस्ट नहीं किया है, और ना ही आपका कोई लोन कम हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा एग्जाम्पल था, आई होप अब क्लियर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, पेमेंट ऑफ सैलरीज और पेंशन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने किसी को सैलरी पे किया है, पेंशन पे किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपने असेट क्रिएट किया कि आओ भाई सैलरी एक असेट बन गया मेरा, ऐसा तो है नहीं। और ना ही आपकी कोई लायबिलिटी कम हुई होगी कि अच्छा हमने उधार ले रखा है, वो पेमेंट मेरा कम हो गया, ऐसा है क्या? नहीं। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं।
यहाँ पे कोई लाइबिलिटी भी नहीं डिक्रीज होती है। आपने बोरोइंग का पैसा रीपे किया होता, आपने जो 10,000 लोन लिया था वो रीपे किया होता, तो आपकी लाइबिलिटी जो सिर का दर्द था लोन का वो कम होता। यानी फिर आप कह सकते थे कि वो कैपिटल कौन सा था, एक्सपेंडिचर, लेकिन आपने तो लोन का पैसा पे नहीं किया, यानी आपकी लाइबिलिटी कम नहीं हुई। तो ये ऐसे जो एक्सपेंडिचर आप करते हो उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका जस्ट अपोजिट, वो एक्सपेंडिचर जो कि आपकी असेट्स या तो इंक्रीज करते हैं या तो आपकी लाइबिलिटीज में रिडक्शन हो जाती है। यानी या तो आपकी असेट्स बढ़ जाती है या तो आपकी लाइबिलिटीज कम हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने, अगर आपके पास 1 लाख रुपए था और 1 लाख रुपए में कोई मशीनरी खरीद ली, अब गवर्नमेंट ने कोई मशीनरी खरीद ली, तो जाहिर सी बात है पैसे तो मेरे चलो खर्च हुए, जाहिर सी बात है, तो वो एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में आ गया। लेकिन उससे मैंने एक असेट अक्वायर किया है, एक असेट मेरे पास आया, तो असेट तो इंक्रीज हो गई। यानी इस तरीके से आपने अगर खर्च किया है कि आपके एसेट्स इंक्रीज हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो डैम्स, अगर आपने मेट्रो स्टेशन या डैम्स बनवाए तो बहुत सारा पैसा गया, आपका खर्च तो हुआ, लेकिन वो एक असेट जनरेट हो गया जिससे आपकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, है ना। तो वो असेट आपका, या वो जो पैसा आपने असेट बनाने में खर्च किया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और सिमिलरली लायबिलिटीज, यानी आपने उधार जो लिया था उसको रीपे किया है, वो खर्चे जो आपने, या कह लो कि आपके पास पैसे थे और आपने उन पैसों को अपनी जो उधार थे उसको रीपे करने में लगा दिया, पैसा रीपे करने के लिए उस पैसे को खर्च कर दिया, यानी आपका जो सिरदर्द था यानी लायबिलिटीज थी वो तो कम हुई। तो ऐसे वाले जो खर्चे आप करते हो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये आपकी कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी को इंक्रीज करती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन में काम किसका आता है, हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर का आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेट्रो बनाए या फ्लाईओवर बनाए, एग्जाम्पल्स लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, बिल्डिंग रोड्स, फ्लाईओवर्स, ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल है। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कब सेटिस्फाई होगा, जब कोई भी एक कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दिया है। देखो रेवेन्यू वालों में याद रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, दोनों ही केस में दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई होने चाहिए। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड है ना, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो असेट आपका क्रिएट करना चाहिए और आपके एसेट और आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो लायबिलिटीज डिक्रीज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बोरोइंग्स रीपे की है, पैसा वापस रीपे किया है, तो भले ही आपका खर्चा था लेकिन आपकी सरदर्द तो कम हो गई, यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दोनों का डिफरेंस यू कैन हैव अ लुक। आप कैसे क्लासीफाई करोगे रेवेन्यू है कि कैपिटल, तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर तब होगी जब आपकी असेट बढ़ेगी और लायबिलिटी कम होगी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सी होगी, ना ही आपकी असेट में कुछ चेंज आ रहा है ना ही आपकी लायबिलिटी में कोई चेंज आ रहा है। क्लियर है? ये देखो कुछ यहाँ पे बेसिक से एग्जाम्पल हैं, प्लीज पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ बजट की। देखो बजट तीन तरीके के हैं, बैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिसिट। बैलेंस्ड बजट वो बजट है, बस कुछ नहीं, आपको एक एक वर्ड याद रखना है। बजट का आपको मतलब पता है कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस्ड बजट वैसा बजट है जहां पे जितना आपका रिसिप्ट था उतना आपने खर्च कर दिया, यानी सब कुछ बैलेंस्ड चल रहा है, सब सही है ब्रो, जितना रिसीव हुआ उतना खर्च कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। सरप्लस बजट तो अच्छी बात है, यानी आपका जो रिसिप्ट है, आपने पैसा रिसीव ज्यादा किया है और खर्चे कम किए हैं। और सरप्लस बजट को आप कहाँ यूज करते हो, सरप्लस बजट को आप कहाँ यूज करते हो, किस इकोनॉमी में या किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सरप्लस बजट को यूज करते हो, यू हैव टू कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, मैं सबके आंसर्स चेक करूंगी। ठीक है, फिर डेफिसिट बजट। डेफिसिट यानी डेफिसिट किसी चीज की कमी। किस चीज की कमी, मैम रेवेन्यू हमारा बहुत कम है, यानी रेवेन्यू कम है तो क्या ज्यादा होगा, खर्च। यानी डेफिसिट बजट एक ऐसा बजट है जहां पे आपने एस्टिमेट्स ऐसे बनाए हैं जहां पे आपकी खर्चे ज्यादा होंगे, आपकी रेसिप्ट कम होगी, आप खर्च ज्यादा करोगे, रिसिप्ट्स यानी आपके पैसे जो रिसीव होने वाले हैं वो कम होंगे। तीनों बातें क्लियर हैं। अब किस तरीके से आप मेजर कर सकते हो गवर्नमेंट बजट को। ठीक है, अब आपकी जो ये डेफिसिट बजट आपने पढ़ा है ना, वो 3 टाइप के हैं। डेफिसिट बजट 3 टाइप के हैं। वैसे बजटरी डेफिसिट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको ये चीज पता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से जब टोटल रिसिप्ट आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा, बजटरी रिसिप्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये सेक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ 5-10 मिनट की क्लास और बची है, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला समझना है और याद रखना है।
तो बजटरी डेफिसिट कौन सा होता है? जब आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा टोटल रेवेन्यू से। आपको नाम से ही क्लियर है ना, डेफिसिट मतलब मैम किसी चीज की कमी, और कमी किस चीज की है? रेवेन्यू की। रेवेन्यू कम है तो ज्यादा क्या होगा? एक्सपेंडिचर। यानी जब आपका टोटल रेवेन्यू कम है आपके टोटल एक्सपेंडिचर से, या टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपकी टोटल रेवेन्यू से, वो उसे क्या बोलोगे आप? बजटरी डेफिसिट। अब ये जो बजटरी डेफिसिट है, या जिसे आप डेफिसिट बजट कहते हो, इसे आप इस तरह भी बोलते हो, डेफिसिट बजट आप जो बोलते हो, ठीक है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। अब आओ इधर मेरे पास, इधर चलते हैं एवर नोट की तरफ। 1 मिनट का ब्रेक हो गया ना मैम, बहुत देर से बोल रहे थे आप। ये देखो, डेफिसिट बजट या बजटरी डेफिसिट, ठीक है, एक ही बात हुई है ना मैम? हाँ मैम, एक ही बात हुई। ये क्या होती है मैम? जब मेरी टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा मेरी टोटल एक्सपेंडिचर होती है, तो इसको कैलकुलेट आप कैसे करोगे? अगर फॉर्मूले में लिखाना हो, जो चीज़ ज़्यादा होती है हम उसमें से तो माइनस करते हैं, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से जब टोटल रेवेन्यू आप माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका? क्या बजटरी डेफिसिट आ जाएगा? हाँ, देख लो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। वेरी गुड। अब जरा इधर आ जाओ, किधर? इधर। इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है, इसके 3 टाइप्स हैं। एक है रेवेन्यू, रेवेन्यू डेफिसिट, हर चीज में कमी है। किस चीज की कमी है मैम? रेवेन्यू की कमी है, रिसिप्ट्स की कमी है। और रेवेन्यू वाले में कौन से रिसिप्ट की कमी होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट की कमी होगी, ठीक है मैम। फिर इधर आ जाओ, फिजिकल डेफिसिट, और सबसे लास्ट में आपका प्राइमरी। अब ये चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो आपको बस 5 मिनट ध्यान से और पढ़ना है, एंड देन हमारा गवर्नमेंट बजट भी हो जाएगा कंप्लीट। रेवेन्यू डेफिसिट, नाम से क्लियर है, डेफिसिट। मैं आपको फॉर्मूला याद करा रही हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, समझ जाओगे तो रटने की प्रॉब्लम नहीं आएगी और भूलोगे भी नहीं। डेफिसिट बजट तो क्लियर हो गया। बजटरी डेफिसिट यानी किसी चीज की कमी, किसकी कमी? एक्सपेंडिचर की कमी, यानी सॉरी रेवेन्यू की कमी। यानी जहां आपका रेवेन्यू कम है तो जाहिर सी बात है ज्यादा क्या होगा? खर्चा। तो खर्चे में से जब रेवेन्यू टोटल ध्यान रखना, टोटल माइनस करोगे तो क्या आएगा? डेफिसिट बजट। उसके 3 पार्ट्स है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट नाम से ही क्लियर है, रेवेन्यू वाले रिसिप्ट्स और रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है? डेफिसिट, कमी। तो कमी होगी तो किस चीज की कमी होगी? आपके रिसिप्ट्स की। यानी जब आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है, और अगर ये कम है तो ज्यादा क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी जब आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा है, उसे आप बोलोगे रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है? इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से मैम हम रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर देंगे तो हमें निकल आएगा रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। वेरी गुड। अब आप आते हैं फिजिकल डेफिसिट की। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल किससे रिलेटेड होता है वर्ड? आपको पता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से, है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हो, और ये चीज होती भी है। तो जब आप अपनी टोटल एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे भी डेफिसिट है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा होगा, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, बिल्कुल। लेकिन किससे? टोटल रेवेन्यू से। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ तो कमी है, और कमी किस चीज की है? रेवेन्यू की, सॉरी रिसिप्ट्स की। रिसिप्ट की कमी है, यानी ज्यादा क्या है? एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पे और बजटरी डेफिसिट में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर देते हो बोरोइंग्स। यानी यहाँ पे ना आप रिसिप्ट तो देखते हो कि कितना रिसिप्ट आया, लेकिन वो जो पैसा आपको उधार लेने की वजह से आया है उसे इंक्लूड नहीं करते हो। बोरोइंग्स भी आपकी रिसिप्ट होती है। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी तो बढ़ा देती है कि अरे भाई हमें पे करना पड़ेगा वापस से, और जो आपकी लायबिलिटीज बढ़ा देती है, यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट की बात हो रही है। हाँ मैम, हो तो रही है। यानी टोटल एक्सपेंडिचर आपका जब ज्यादा होता है टोटल रिसिप्ट से, और वो टोटल रिसिप्ट से जिसमें आपने उधार वाले पैसे को इंक्लूड नहीं किया है, वो कौन सा होगा? आपका फिजिकल डेफिसिट। तो इसको फॉर्मूले में कैसे लिखोगे? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू आप माइनस कर दोगे, लेकिन यहाँ क्या करना है? बोरोइंग्स को हटा के, बोरोइंग्स एक्सक्लूड करके। क्लियर है? फिर आ जाओ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट तो सबसे लड्डू है। प्राइमरी डेफिसिट में कुछ नहीं है, यहाँ पे आप फिजिकल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट माइनस कर देते हो तो आपका आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट,
ठीक है। फिजिकल डेफिसिट यानी इस तरह से भी आप लिख सकते हो, हाँ मैम किस तरह से, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू माइनस कर दो, उसमें से बोरोइंग्स माइनस कर दो। ये बोरोइंग्स मुझसे सही से क्यों नहीं लिखा जाता हमेशा, बोरोइंग्स माइनस कर दो, इससे क्या आ जाएगा आपका फिजिकल डेफिसिट। अब उसमें से भी इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। अब इन सब का मीनिंग हम जरा पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस किया, रेवेन्यू रिसिप्ट आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। फिजिकल डेफिसिट में क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स आप माइनस करोगे, लेकिन बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करके हटा के। प्राइमरी डेफिसिट में से फिजिकल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करोगे, फिजिकल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट पेमेंट आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो देखो फॉर्मूला है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। लेकिन इसके इंप्लीकेशंस क्या है, क्या इससे आपको पता चलता है। पहली बात तो ये कि भाई आपकी फंक्शनिंग गवर्नमेंट की अच्छी नहीं है, इतना सारा रेवेन्यू खर्चा कर रखा है लेकिन कोई रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं आ रहे, छोटे मोटे रिसिप्ट्स भी नहीं कमा पा रहे हो, वेरी बैड। हाँ गवर्नमेंट, ऐसा कैसे, आपने टैक्सेस अच्छे से रिसीव नहीं किए क्या, या आपको नॉन टैक्स जो रेवेन्यूज थे वो भी रिसीव नहीं हुए, बड़ी गलत बात है। यानी आपकी फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, इससे आपको ये समझ में आता है। सेकंड, आप डिस सेविंग वाली कंडीशन में हो, यानी आप अपनी सेविंग्स को यूज कर रहे हो अपनी नॉर्मल खर्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस लिए होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके लिए होता है ना कि जो डे टू डे काम होते हैं, पेंशन देना, सेविंग्स और जो भी आपको छोटे मोटे जो काम कराने होते हैं, पेंशन, सैलरीज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये जो मतलब छोटे छोटे फंक्शनिंग वाले वर्क हैं वो आपके काम कहाँ से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होते हैं। यानी आप अपनी सेविंग्स यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स यूज कर रही है अपने छोटे मोटे खर्चों को, छोटे मोटे फंक्शनिंग को करने के लिए। ये 2 पॉइंट्स वही लिखे हुए हैं। तीसरा ये है कि भाई जब आपने अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स, आपकी जो रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स हैं वो इतनी नहीं है, उतना भी आप नहीं कमा पा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको डे टू डे फंक्शनिंग के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कैपिटल रिसिप्ट से। यानी आप असेट्स बेच के, उधार ले के आप काम कर रहे हो, डे टू डे फंक्शनिंग कर पा रहे हो, यानी बुरी कंडीशन में आप हो, ठीक है। यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। अब जाहिर सी बात है, आपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स छोटे मोटे पैसे तो जनरेट किए नहीं, लेकिन आपको काम तो करना है, सरकार के कुछ अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो होंगे, लेकिन उसके लिए आपने क्या किया, कैपिटल रिसिप्ट्स के पीछे चले गए। कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से होते हैं, जो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं, है ना, आपका सिर दर्द बढ़ाते हैं, और सिर दर्द कौन से बढ़ाएंगे, बोरोइंग बढ़ाएंगे। यानी आपने, अब देखो कैपिटल रिसिप्ट्स और पैसा उधार लेने के आपके पास 2 तरीके हैं, एक बोरोइंग्स है और दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग है। अब आप बोलते हो कि भाई मेरे पास इतने भी रेवेन्यू वाले पैसे नहीं आ रहे हैं कि हमें कैपिटल रिसिप्ट्स की तरफ जाना पड़ रहा है, यानी हमें उधार लेना पड़ रहा है, यानी आप कितने बुरे कंडीशन में हो। अब आप उधार लोगे तो जाहिर सी बात है और प्रेशर बढ़ेगा। अब छोटे छोटे काम के लिए आपने उधार ले लिया तो बड़े कामों के लिए तो भूल ही जाओ फिर, तो ये तो वर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन की बात करें डेफिसिट फाइनेंसिंग की, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग आपको पता है जब आप अपनी डेफिसिट यानी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन को फाइनेंस कराते हो, किससे, याद करो, आरबीआई से। और आरबीआई आपके लिए करेंसी इशू करती है, नए नोट्स छापती है। अब नए नोट्स बना रही है, नए नोट्स प्रिंट कर रही है, तो उससे आपकी जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में इंक्रीज करेगी। मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी तो लोगों के पास परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी, जिससे आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। यानी गवर्नमेंट की गलती की वजह से, गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट एंड ऑल सब बैलेंस नहीं हो पा रहा है, उस वजह से आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गया है और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी आ जाएगी, ठीक है। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत जरूरी है आपका ज्यादा हो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो, लेकिन जब ये चीज नहीं हो पाती है तो उसको आप क्या कहते हो, रेवेन्यू डेफिसिट, विच इज द कंडीशन जहां पे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर, हमेशा होना यही चाहिए कि आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, लेकिन हमारी इकोनॉमी हमेशा कौन सी होती है, रेवेन्यू डेफिसिट के कंडीशन में होती है। अब इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे रिड्यूस करोगे, या तो भाई खर्चे कम कर दो या तो अपनी रेवेन्यू बढ़ाओ, ये 2 ऑप्शन है। आपके पास 2 ही कंपोनेंट है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या तो अपने खर्चे कम करो तो ऑटोमेटिकली दोनों चीज बैलेंस हो जाएगी, या तो अपने टैक्सेस वाले जो इनकम है उसको जनरेट करो, इंक्रीज करो, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रिसिप्ट ऊपर चली जाएगी। क्लियर है। फिर बात करें फिजिकल डेफिसिट की, तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वाइडली यूज्ड बजटरी टूल है, क्योंकि ये आपको बेटर क्लैरिफिकेशंस देता है। अब फिजिकल डेफिसिट क्या है, रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये चीज आपको पता है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स आप माइनस कर दोगे तो आपका फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, लेकिन क्या आप बोरोइंग्स एक्सक्लूड करोगे, बिल्कुल। क्या बोरोइंग्स माइनस करके आप निकालोगे रिसिप्ट्स, बिल्कुल, ठीक है।
तो टोटल रिसिप्ट्स में आप ये चीज जानते हो कि क्या इंक्लूड करेगी, टोटल रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब आप इंक्लूड करोगे, बिल्कुल कैपिटल रिसिप्ट्स भी इंक्लूड करोगे, लेकिन क्या बोरोइंग वाले करोगे? नहीं। यानी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। टोटल है ना, टोटल किस चीज का होगा? रेवेन्यू और कैपिटल का होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ आप क्या लिखोगे? बोरोइंग्स माइनस कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। या तो आप ये कह सकते हो कि नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। आपको मैंने अभी बताया था कि दो टाइप के कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं, एक डेट क्रिएटिंग, एक नॉन डेट। डेट क्रिएट यानी आपने उधार क्रिएट किया है, उधार क्रिएट करा है, दैट मीन्स आपने पैसे बोरो किए हैं, तो उसको तो आपको इंक्लूड करना नहीं है, यानी आप सेकंड ऑप्शन इंक्लूड करोगे। सेकंड ऑप्शन को आप क्या कहते थे? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल, यानी वो डेट जो आपका क्रिएट नहीं होगा, उधार क्रिएट नहीं कर रहे हो लेकिन कैपिटल रिसीव हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर है? वो जैसे आपकी देखो कौन कौन सी हैं, रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसकी इंप्लीकेशंस की बात करें, देखो डेट ट्रैप है, आपको फिजिकल डेफिसिट से पता चलता है डेट ट्रैप। आपका क्या कंडीशन है? आपकी टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से, एक्सक्लूडिंग, अच्छे से लिख देते हैं, बार बार लिख रही हूँ सो दैट आपको याद हो जाए, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर आपकी ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। चलो बहुत अच्छा मैंने लिख दिया, है ना। डेट ट्रैप, उधार में फंसे रह रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी खर्चे इतने ज्यादा है, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपने इतना सारा प्लान कर लिया कि आप खर्चा करने वाले हो और वो खर्चे की रिसिप्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, है ना। आपने प्लान कर लिया है कि खूब सारा खर्चा करोगे लेकिन रिसिप्ट तो उतनी हो ही नहीं रही है, पैसा तो उतना रिसीव हो ही नहीं रहा है, जिस वजह से आपने बोला कि हम फिर से उधार लेंगे। चलो फिर से हम उधार लेंगे, उधार लोगे, इंटरेस्ट पे करोगे एंड ऑल, वही साइकिल, डेट ट्रैप में फंस जाओगे। उधार, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपने खर्चे वैसे ही बढ़ा रखे हैं, फिर उन खर्चों के लिए आपके पास रिसिप्ट्स है नहीं, तो आपने बोला चलो हम उधार ले लेते हैं, उधार पे खूब सारा इंटरेस्ट, रीपेमेंट, ये पूरा जो चलता रहेगा, जिस वजह से आप डेट ट्रैप यानी जाल में फंसे रहोगे, किसके? उधार वाले। और इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि जब अगर गवर्नमेंट चली गई भाई आरबीआई का गेट नॉक करने और बोलेगी कि यार हम तो फंस गए हैं, मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम आ रहा है, तुम या रिसिप्ट यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, कम आ रहा है, तो तुम भाई मेरे लिए नोट्स छाप दो। अब इन्होंने नोट्स तो छाप दिए लेकिन इससे क्या, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी आ जाएगी, फिर हम फॉरेन डिपेंडेंट भी हो जाएंगे, बाहर के लोगों पे डिपेंड करेंगे कि हमें उधार दे दो, यानी अल्टीमेटली बहुत खराब चीज है फिजिकल डेफिसिट। क्यों? क्योंकि आपकी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगी, तो आप जाल में ही फंस जाओगे, फ्यूचर ग्रोथ तो फिर बर्बाद होना ही होना है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट गिव्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक बोरोइंग रिक्वायरमेंट आपको देती है, किसको? गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू राइज बियॉन्ड मैनेजेबल लिमिट्स। एक लिमिट तक ही आप बोरो करो, उससे ज्यादा अगर आप बोरो करोगे, क्योंकि अपनी एक्सपेंडिचर आपकी ज्यादा है, रिसिप्ट नहीं हो पा रही है और आपने बोरो कर लिया, सिर्फ बोरो ही करते चले जाओगे तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। उसके लिए एक लिमिट फिक्स है और वो लिमिट कितनी है? 3% ऑफ जीडीपी यानी जीडीपी का 3% ही आप बोरो कर सकते हो, उससे ज्यादा अगर आपने बोरोइंग की तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ज्यादा फिजिकल डेफिसिट है यानी ज्यादा आप बोरोइंग्स लेने चले गए, ज्यादा बोरोइंग्स लोगे तो आपकी इकोनॉमी की हेल्थ खराब हो जाएगी। अब ये फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, देखो बात एक ही है, अलग अलग तरीकों से शो किया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस करोगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, फिजिकल डेफिसिट है। टोटल एक्सपेंडिचर को क्या आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख सकते हो? यस मैम, ये तो टोटल होता है, ठीक है। और माइनस टोटल रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट को क्या आप रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट लिख सकते हो? यस मैम, ये भी लिख सकते हैं। या तो एक तरीका और है, आ जाओ इधर, रेवेन्यू डेफिसिट लिख दो प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट कर दो, इस तरह भी निकाल सकते हो। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, है ना। देखो ये देखो नीचे लिखा हुआ है ना, वही बात लिखी हुई है ना, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिक पहला याद हो गया तो बाकी चीजें आप खुद से कर लोगे, ओके। क्लियर है? अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी बोरोइंग्स नहीं, सिर्फ टोटल बोरोइंग्स लिखी है, तो उस केस में फिजिकल डेफिसिट आपकी टोटल बोरोइंग के बराबर होता है, ये बात याद रहेगी। यस मैम, अब फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है डिफरेंस, ये आपके लिए होमवर्क। अब क्या क्या सोर्सेस हैं जो फिजिकल डेफिसिट की प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अब आपकी एक्सपेंडिचर इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आपने इतना प्लान कर लिया एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के लिए ज़्यादा, लेकिन आपने जो रेवेन्यू जनरेट किए हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा नहीं है। दैट मीन्स आपको कहीं से तो पैसे चाहिए। अब इतने खर्चे प्लान कर दिए, लेकिन सरकार को करना तो पड़ेगा ना कुछ, इतने खर्चे प्लान कर दिए तो वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, तो उन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए पैसे। तो कहाँ से फाइनेंस कराओगे आप? आपके पास दो तरीके हैं, या तो ले लो उधार,
कहीं से ले लो, कमर्शियल बैंक्स, इंटरनल सोर्सेज यानी पब्लिक से ले लो, कमर्शियल बैंक से ले लो, कहीं से भी ले लो, या तो एक्सटर्नल सोर्सेज फॉरेन गवर्नमेंट से ले लो, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी IMF IBRD है उन लोगों से ले लो, या तो बोरोइंग्स है उधार, या तो डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, नई करेंसी छपवा लो, ये कर सकते हो आप। RBI का गेट नॉक करो, बोलो भाई हम तो बड़े परेशान हैं, हमें इकोनॉमी की सेवा करनी है, हमने खूब सारा एक्सपेंडिचर प्लान किया था लेकिन पैसे उतने नहीं कमा पाए, तो भाई तुम नए नोट्स ही दे दो, ठीक है, नए नोट्स बना दो, सो दैट हम अपनी इकोनॉमी को जो प्लान किया हुआ है सब कर पाए। लेकिन आपने ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग यूज कर ली ना, उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हम बोरोइंग्स को फिर भी कंसिडर करना पसंद करते हैं रादर देन गोइंग फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। फिर बात करते हैं लास्ट हमारे टॉपिक की, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? जब आप फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग्स, यानी फिजिकल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट के ऑब्लिगेशंस हैं उनको माइनस कर देते हो, तब आपका निकल आता है क्या? प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो ये प्राइमरी डेफिसिट बताता क्या है? देखो सिंपल सी बात ये है कि आपकी टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू माइनस करने के बाद आपकी फिजिकल डेफिसिट आती है, ठीक है। यानी आपका जो कंडीशन है कि इतना पैसा आपकी लॉस में जा रहे हो, वही बात होगी ना। आपने 1000 करोड़ का खर्चा प्लान कर दिया और आपकी जो रिसिप्ट थी वो 500 की थी, यानी 500 रुपए या 500 करोड़ समझ लो। यहाँ पे मान लो बोरोइंग एक्सक्लूड करने के बाद है, ठीक है, मैंने बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया है, तो 500 करोड़ टोटल रिसिप्ट थी और 1000 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर थी। यानी एक्सपेंडिचर में से जब रिसिप्ट माइनस करोगे तो 500 करोड़ रुपए आपको कहीं से उधार तो चाहिए, है ना। 1000 का खर्चा प्लान किया था, 500 करोड़ आपके पास आ गए, यानी 500 करोड़ आपको कहीं से तो उधार लेना पड़ेगा या कहीं से तो फाइनेंस करना पड़ेगा अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बोरो कर लो, उधार ले लो, या तो क्या कर लो, या तो नई करेंसी छपवा लो। लेकिन ये जो 500 करोड़ है ना, उसमें आपकी इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, यानी 500 करोड़ जो आपको एक्स्ट्रा अभी और पैसे चाहिए अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, उसमें हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि एक्चुअल रियलिटी में हमें कितना डेफिसिट है, किस चीज के लिए हमें पैसा चाहिए। क्या हमें जो उधार हमने लिया है उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए भी पैसा फाइनेंस कराना पड़ेगा? हम कहते हैं ना तुम्हें 500 करोड़ की जरूरत है, अब जरा बताओ 500 करोड़ की जरूरत क्यों है? सर हमें प्रोजेक्ट बनाना है, हमें डैम्स बनाना है, हमें मेट्रो बनाना है। अच्छा ठीक है, जरा ये बताओ क्या तुम्हें इंटरेस्ट भी पे करना है? आपने जो पहले के उधार लिए हैं, क्या आपने उसके इंटरेस्ट पे करने के लिए भी आपको 500 करोड़ रुपए उधार चाहिए? कहते हाँ। तो ये चीज बताती है आपकी प्राइमरी डेफिसिट। यानी प्राइमरी डेफिसिट आपको सिंपल ये बताती है कि जो भी आपका डेफिसिट है या जो आपके पास पैसे की कमी है, उस पैसे की कमी को आपको किसके लिए चाहिए, या उस पैसे की कमी की भरपाई किस काम के लिए करनी है। क्या इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए आप 500 करोड़ रुपए और चाहते हो, या आपके अलग दूसरे कोई डेफिसिट्स हैं, दूसरे कोई प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे कोई आपके प्लान्स हैं? ठीक है, देखो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑन एक्यूमुलेटेड डेट्स। अब जो भी आपका डेट है, अब देखो भाई एक्सपेंडिचर ज्यादा आपने प्लान किया, यानी आपको पेमेंट कहीं ज्यादा करनी होगी। हाँ भाई, तो आपको ये देखना है कि आपकी जो टोटल बोरोइंग है उसमें कितना कितना पैसा आपको इंटरेस्ट के लिए चाहिए और कितना पैसा आपको एक्चुअली किसी काम के लिए चाहिए, आपकी कमिटमेंट जो आपने की है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशंस की बात अगर करें, हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो 500 करोड़ आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपकी इनकम जो जनरेट नहीं कर पा रही है, यानी 1000 के खर्चे में 500 तो आपने निकाल लिए, और ये जो 500 रुपए आपको और चाहिए वो किस लिए चाहिए? क्या इंटरेस्ट पेमेंट के लिए चाहिए, जो उधार आपने लिया है उस पर जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट करने के लिए चाहिए, या दूसरे कामों के लिए चाहिए? इसीलिए हम प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं कि प्राइमरी प्रॉब्लम, मेजर आपको उधार एक्स्ट्रा किस लिए चाहिए, मेजर आपको क्यों बोरो करना पड़ रहा है, प्राइमरी रीजन आपकी बोरो करने का क्या है। इंटरेस्ट की बातें हमसे मत करो। तो इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हो, जिससे आपको एक्चुअल में पता चलता है कि किस लिए आपको और ज्यादा बोरोइंग्स की जरूरत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब 1000 रुपए आपने 1000 के खर्चे प्लान किए हैं और 500 रुपए ही रिसिप्ट है, 500 रुपए ही आपने कमाए हैं, तो 500 रुपए एक्स्ट्रा तो चाहिए होंगे, और वो 500 रुपए एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ेगा? उधार ही लेना पड़ेगा, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग आप पसंद नहीं करते। तो ये 500 रुपए जो उधार लेना है, किस मकसद से लेना है? इंटरेस्ट पे करने के लिए लेना है, या फिर आपको कोई दूसरी एक्टिविटीज के लिए चाहिए? क्या रीजन है? इसीलिए हम प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब एक बात और है, जब एक सेकेंड, फिर लास्ट पॉइंट ये है कि प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 हो
तब क्या होगा? देखो जितना लो या जीरो प्राइमरी डेफिसिट है, दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी आपकी ये जो फिजिकल डेफिसिट आई है, यानी जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपकी टोटल रेवेन्यू से, वो पैसा आपको इंटरेस्ट के लिए ही चाहिए था। यानी आप बहुत बुरे कंडीशन में हो, आपने फिजिकल डेट वाली कंडीशन या फिजिकल डेफिसिट वाली कंडीशन में आप इसलिए हो क्योंकि आपको खूब सारा इंटरेस्ट पे करना था। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द बोरोइंग्स मेड इन पास्ट। ये तो वही बात हो गई ना, देखो यहाँ PD इक्वल्स टू FD माइनस I। ठीक है, अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, PD माइनस FD इक्वल्स टू इंटरेस्ट, यानी इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या बताएगा कि कितने आपके इंटरेस्ट पेमेंट के सिरदर्द हैं या ऑब्लिगेशंस हैं। जितना ज्यादा आपका प्राइमरी डेफिसिट कम होगा या जीरो होगा, उतना ज्यादा आपका ये जो डेफिसिट है वो ये बताएगा कि आपकी इंटरेस्ट कमिटमेंट्स की वजह से ही आपको बोरो करना पड़ रहा है। यानी सोचो, आपने बोरोइंग करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना है, दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए तो छोड़ ही दो। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है ना प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू FD माइनस इंटरेस्ट, FD यानी फिजिकल डेफिसिट। अगर आपकी प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो गई तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि फिजिकल डेफिसिट आपकी इक्वल है इंटरेस्ट पेमेंट के। तो इसके थ्रू आप ये पहचान पाओगे कि अच्छा, ये जो 500 करोड़ रुपए आपको जो एक्स्ट्रा चाहिए अब उधार लेने पड़ेंगे, बोरो करने पड़ेंगे, वो क्यों करने हैं? क्योंकि इंटरेस्ट पे करना है। इतना सारा लोन ऑलरेडी ले रखा है कि उस पे इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको फिर से बोरो करना पड़ेगा, यानी बहुत ही बुरे कंडीशन में हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट रूट कॉज है फिजिकल डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट के थ्रू आप पता लगा पाते हो कि फिजिकल डेफिसिट, ये जो डिफरेंस आ रहा है आपकी टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का, अदर देन बोरोइंग्स, उससे आपको ये पता लग पाता है कि ये जो आपका प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, जो डेफिसिट की कंडीशन है, वो आपको बोरो किस लिए करना है। क्या इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए करना है या कोई आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए करना है। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव कंसिडरेबली इंक्रीज्ड, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट, यानी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ने की वजह से आपकी प्राइमरी डेफिसिट लो होती जा रही है। ठीक है, हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट बोरोइंग्स हैव ग्रेटली इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो रही है और इसको कम करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ रहा है? टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस थ्रू रीपेमेंट ऑफ लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी इतना ज्यादा जो सिर दर्द आपका बढ़ चुका है उसको कम करने के लिए जल्दी से जल्दी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना देर पेमेंट उतनी ज्यादा इंटरेस्ट है ना, और उतना ही कम आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो सिंपल सी बात यह है कि फिजिकल डेफिसिट आपको कम करना होगा, और कम कैसे होगा? जल्दी जल्दी रीपे कर दो, जल्दी जल्दी रीपे कर दो। ओके, और ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस आपकी प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वही सारे प्रैक्टिस वाले, एंड देन वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन। अच्छा नहीं, अभी नहीं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके कुछ काइंड्स हैं। कौन कौन से? प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। सिर्फ नाम याद करना है। प्रोपोर्शनल वाले कौन से टैक्सेस होते हैं? जो आपकी टैक्स रेट कांस्टेंट होती है, यहाँ पे आपकी टैक्स रेट चेंज नहीं हो रही है, आपकी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, टैक्स रेट कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा यही। प्रोग्रेसिव मतलब इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इट इज अ सिस्टम इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेस, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ, डायरेक्ट रिलेशन है। प्रोग्रेसिव मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्सेस, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। रिग्रेसिव में होता है इनडायरेक्ट, मुझे ये याद था, इनडायरेक्ट यानी जितनी ज्यादा इनकम उतना ही कम टैक्स पे करना है। तो हमें इकोनॉमी में कौन सा टैक्स सिस्टम रखना चाहिए और कौन सा प्रिवेल करता है? किसी को आइडिया है? आपका प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव हम फॉलो करते हैं, रिग्रेसिव काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में फॉलो होता है। फिर बात करें प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की। प्लान्ड वाले वो हैं जो आपकी करंट 5 ईयर प्लान्स, अब तो 5 ईयर प्लान्स नहीं है, सिंपल ये है कि किसी एक प्रोजेक्ट के लिए आपने जो भी प्लान्स बनाया है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो है कि बिना प्रोजेक्ट के भी वो खर्चे आपको करने ही पड़ते हैं। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट पे करना है, डिफेंस सर्विसेज पे या सब्सिडीज पे, ये सारी चीजें आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोजेक्ट प्लान करना ही पड़ेगा, एक्सपेंडिचर इस पे करना ही पड़ेगा। तो ये नॉन प्लान्ड है, ये अंडरस्टूड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो जिनके लिए करंट डेवलपमेंट, जो प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उस पे कोई प्लानिंग की है, कोई करंट डेवलपमेंट वाली स्ट्रैटेजी है, कोई इन्वेस्टमेंट आउटले है, वो प्लान्ड होते हैं। लेकिन उनके अलावा सारे कौन से होते हैं? नॉन प्लान्ड होते हैं, जो कि ऑटोनॉमस है, वो चलते ही रहते हैं और इसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। फिर बात करें डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट वाले वो एक्सपेंडिचर हैं जो आपकी इकोनॉमी को डायरेक्टली, आपकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में हेल्प करते हैं। आपकी डायरेक्टली इकोनॉमी
और सोशल डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाती है अगर आप कोई ऐसे खर्चे करते हो तो, ठीक है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? वो एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन द एसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कोई जो जनरल सर्विसेज हैं जो आपको करना पड़ेगा वो भी डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, लेकिन नॉट डायरेक्टली। डेवलपमेंटल डायरेक्टली और ये वाले नॉन नहीं, या कह लो इनडायरेक्टली, एक सेकेंड, इनडायरेक्टली आपकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। डेवलप तो दोनों ही करेंगे। आपकी डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस, जस्टिस, ये सारी चीजें क्या इकोनॉमी के लिए जरूरी हैं, लेकिन अगर ये चीजें हैं तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आपकी इकोनॉमी एकदम ग्रो कर जाएगी, डेवलप कर जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर वाले खर्चे किए हैं तो उससे आपकी इकोनॉमी में ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा लिटरेसी, ज्यादा हेल्थ, ज्यादा सैनिटी मेंटेन होगी, जिससे ऑटोमेटिकली इकोनॉमी डेवलप करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर थे। एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन। यहाँ पे होता है हमारा गवर्नमेंट बजट चैप्टर भी कंप्लीट। आई होप ये कंसेप्ट सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कर लेना ज्वाइन। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बी हाइड्रेटेड, है ना, and keep revising, and also all the best for your exams. Bye bye everybody.